नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म में। और हम पढ़ रहे हैं अपनी 10th क्लास की हिस्ट्री को, तो जिसमें हमारा कल शुरू हुआ था भारत में राष्ट्रवाद। तो उसी का आज हमारा अगला टॉपिक है असहयोग ही क्यों, क्योंकि हमने कल की क्लास जो है वो यहीं पे लास्ट करी थी अपनी, असहयोग ही क्यों। तो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं तो और इससे आगे पढ़ते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने, यानी कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और 1909 में इसमें महात्मा गांधी ने जो था वो ब्रिटिश शासन के स्थापित होने और ब्रिटिश शासन के ढह जाने की अपने विचार को प्रकट किया था कि असहयोग द्वारा वो किस तरीके से ब्रिटिश शासन ढह सकता है और वो किस तरीके से हमारे ही सहयोग से यहाँ पे स्थापित हुआ है। तो उन्होंने उसमें कहा था कि जो है ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है, यानी कि ये भारत, ये हमारे लोगों के सहयोग के कारण से ही यहाँ पे ये चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, अगर अब वो अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन है वो क्या होगा, ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो दोस्तों, जो भी किसी देश का कोई भी चीज़, चाहे वो शासन हो या उसका कोई प्रोडक्ट हो या उसकी कोई कंपनी हो या उसकी कोई सेवा हो, जब भी वो किसी दूसरे देश में स्थापित होती है तो वो वहीं के लोगों की सहयोग की वजह से स्थापित हो पाती है। और जब वो वहाँ से हटती है तो वहीं के लोगों के असहयोग की वजह से ही वहाँ से वो हटती है। तो इसी चीज़ का जिक्र जो है महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक थी इसमें इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन असहयोग केवल उनका एक विचार था जो उन्होंने इस पुस्तक में लिखा था, और वो फिर आंदोलन कैसे बन सकता था। तो गांधी जी का इस पर सुझाव था कि आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा जो पदवियां दी गई थी उन्हें लौटा देना चाहिए। यानी कि जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे थे, जैसे कि सेना में, पुलिस में, अदालत में, विधायी परिषदों में, स्कूलों और जो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे उन सब का बहिष्कार कर देना चाहिए। बहिष्कार का मतलब उनका त्याग कर देना चाहिए और उनकी जगह पे अपने देश में जो बनी हुई वस्तु हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाए, मतलब सरकार जो है वो उनका दमन करना चाहे, उनको उनकी आवाज़ को दबाना चाहे, तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान शुरू किया जाना चाहिए। कौन सा अभियान शुरू किया जाना चाहिए? सविनय अवज्ञा अभियान। तो 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली इसी अभियान को, यानी कि असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ही देश भर में समर्थन जुटाते हुए यात्राएं कर रहे थे। कांग्रेस में जो थे वो बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, यानी कि जो उन्होंने असहयोग में जो अपने विचार गांधी जी ने बताए थे उस पर उनको पूरा क्लियरिफाई वो नहीं थे। इसमें थोड़ी सी वो शंका कर रहे थे, यानी कि शक कर रहे थे। और वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे, यानी कि जो उन चुनावों का उन्हें त्याग करना चाहिए वो इस बात पर थोड़े से शंकित थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, यानी कि लोग क्या है, वो जो भीड़ होगी वो लोगों की वहाँ पे हिंसक हो सकती है। सितंबर से जो दिसंबर तक का समय था उसमें कांग्रेस में भारी खींचतान चल रही थी उस समय। और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के जो समर्थक हैं और उस आंदोलन के जो विरोधी हैं उनके बीच कोई सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। उसमें एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति पर मोहर लग गई कि असहयोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और ये आंदोलन का रूप इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। और फिर आंदोलन किस तरह आगे बढ़े, मोहर तो लग गई कि वो आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसमें कौन लोग हिस्सा लेंगे, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। देखो, असहयोग का विचार जो था वो सबके लिए अलग अलग था। ठीक है, आज़ादी के मायने सबके लिए क्या है, अलग अलग है। किसी के लिए आज़ादी का मायना कुछ हो सकता है तो किसी के लिए कुछ हो सकता है। ये उस समय का असहयोग आंदोलन का एक चित्र है जिसमें वो एक चरखा चलाते हुए उस आंदोलन में दिखा रहे हैं कि स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी को भगाएं। तो इसमें आंदोलन के भीतर की जो अलग अलग धाराएं थी, क्यों थी अलग अलग धाराएं? क्योंकि हर किसी के लिए आज़ादी का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब हर किसी के लिए क्या था, अलग अलग था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। कब शुरू होता है ये आंदोलन? जनवरी 1921 में। और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, यानी कि अलग अलग सामाजिक समूह और वर्गों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं, यानी कि हर एक की अपनी अपनी क्या थी, इच्छाएं थी। और सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। सब स्वराज के उन्होंने जो आह्वान गांधी जी ने किया था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, सबको उसने स्वीकार तो किया, लेकिन स्वराज का मतलब सब लोगों के लिए क्या था, अलग अलग था। और आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि शहरी मध्य वर्ग ही
यहाँ से हिस्सेदारी जो है से शुरुआत होता है आंदोलन। और यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसमें भी मध्य वर्ग का बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में, उनके आंदोलनों को आगे चलाने में। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। यानी कि उनके जो उनके काम थे, जो सरकार ने उनको पदवियां दे रखी थी, वो सब उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ने शुरू कर दिया, उन कामों को बंद कर दिया। जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले सरकारी पदवियां जो हैं वो त्याग देनी चाहिए, उसके बाद में हड़तालें करनी चाहिए। मद्रास के अलावा यानी कि जो आधुनिक चेन्नई का जो वो है वहाँ पे उस एरिया में ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। यानी कि जो उस समय परिषद चुनाव हुए थे उनका क्या किया गया, उस समय बहिष्कार किया गया। और मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, जिसमें ब्राह्मण शामिल नहीं थे, का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिलते हैं। यानी कि उस ब्राह्मणों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं, अगर वो उस असेंबली में शामिल हो जाएं जिसके चुनाव के बहिष्कार की बात की गई थी, तो उन्हें वो अधिकार मिल जाएंगे जो मूल रूप से केवल किन को मिले होते हैं, ब्राह्मणों को मिले होते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया, जस्टिस पार्टी ने असेंबली चुनावों का बहिष्कार जो था वो नहीं किया, और उन्होंने उस काउंसिलिंग चुनाव को लड़ा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर क्या असर रहा, वो असर जो था वो और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पैकेटिंग की गई। देखो, पैकेटिंग का मतलब होता है जो शराब की दुकानें हैं या फैक्ट्रियां हैं, प्रदर्शन के दौरान उनमें आने जाने के रास्ते को जो है वो बंद कर दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, पैकेटिंग कर देना उसकी की गई। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की क्या जलाई गई, होलियां जलाई गई। और 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। देखो कितना बड़ा आंदोलन था कि उसमें विदेशी कपड़ों का आयात एकदम से आधा रह गया। 21 से 22 यानी कि केवल एक साल के बीच में वो कितना रह गया, आयात आधा रह गया। जो कीमत 102 रुपये का कपड़ा पहले आयात होता था, अब वो घटकर कितना रह गया, कुल 57 करोड़ का। और बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से क्या कर दिया, और इनकार कर दिया। और जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़ा पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी क्या था, वो बढ़ने लगा। लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ गया। शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ गया और इसके कई कारण थे। जैसे कि खादी कपड़ा मिलों को भारी पैमाने पर बनाने वाले कपड़ों के मुकाबले पर्याय महंगा होता था। यानी कि जो खादी का कपड़ा बनता था और जो वो मिलों में जो कपड़ा बनता था, उसके मुकाबले खादी का कपड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता था और मिलों का कपड़ा सस्ता होता था, जिसे गरीब उन्हें नहीं खरीद सकता था। गरीब तो सस्ता ही कपड़ा खरीद पाएगा ना जो मिलों में बन रहा था, वो खादी का महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकता था। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, जाहिर सी बात है बिना कपड़े पहने तो आदमी नहीं रह सकता ना, तो उसका लंबे समय तक बहिष्कार संभव नहीं था। और ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। यानी कि जो ब्रिटिश संस्थानों को उन्होंने बहिष्कार किया उससे भी समस्या पैदा हो गई। क्यों समस्या पैदा हो गई, क्योंकि ब्रिटिश संस्थानों का हमने बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन उसकी जगह पे हम अब उसी लेवल के यानी कि उसी के समकक्ष के नए संस्थान नहीं खोल पाए। और आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। देखो, ये बात उस समय भी कही गई थी और ये बात इस समय भी कही जा रही है। इतिहास को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये हमें वर्तमान की भी थोड़ी सी जानकारी देता है। वर्तमान में क्या है, हम कहते हैं कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार कीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, लेकिन चाइनीज़ सामानों के बहिष्कार के साथ साथ हमें उसके जगह पे एक नए विकल्प को भी तो तैयार रखना चाहिए ना, कि हम उसी कीमत के अंदर और उससे अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड करा सके अपनी इंडियन मार्केट में, जब भी तो उसका बहिष्कार पूर्ण रूप से सफल होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसका बहिष्कार करते हैं और वो चीज़ हम खुद भी नहीं बना पाए, तो वो कैसा बहिष्कार होगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो इसलिए हमें बहिष्कार तो करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए कि उस सामान को हम खुद बना सकें। इसकी कमी पहले भी थी, यानी कि आज़ादी से पहले भी थी और आज़ादी के बाद भी इस चीज़ की कमी है कि हम बहिष्कार तो चिल्ला देते हैं, लेकिन उसको कभी भी उसके स्थान पर नई चीज़ों का नहीं ला पाते हैं। उसी चीज़ों को बनाने के लिए अपने यहाँ पे संस्थान है या फैक्ट्री या कंपनीज हम जल्दी से स्थापित नहीं कर पाते हैं, और फिर हमें वापस से कुछ टाइम बाद विदेशों पर लौटना पड़ता है अपनी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए हमें उन संस्थानों को भी बनाना चाहिए बहिष्कार के साथ साथ। उसका फलस्वरूप फिर क्या हुआ, उसका जो वहाँ पे जो उन्होंने उस टाइम पे वो कर दिया, वहाँ पे बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन जो नए संस्थान बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत धीमी थी, वो आज भी बहुत धीमी है। बहिष्कार तो कह देते हैं कर दो, लेकिन
उसके ही वही समान यहाँ पे बनना आज भी वही प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत धीमी है, उस लेवल के संस्थान जल्दी से स्थापित आज भी नहीं हो पाते। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। वही वो क्या करते, ज़्यादा दिन तो भूखे नहीं रह सकते थे, और विद्यार्थी ज़्यादा दिन बिना पढ़े भी कैसे रह सकते थे, क्योंकि उस लेवल के स्कूल नहीं थे। और शिक्षक जो सरकारी स्कूल से उनको जो उनके तनख्वाह मिलती थी, उनके पास कोई और काम नहीं था करने के लिए, तो इसलिए उनको दोबारा नौकरी पर लौटना पड़ा। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे, यानी कि वकील क्या थे, वो वापस से अपनी वकालत करने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, फिर क्या, अब इसका अगला टॉपिक क्या था हमारा, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहातों में भी फैल गया। ये ऐसा आंदोलन था जो शहरों से भी बढ़ा आगे और गांवों तक पहुंच गया। युद्ध के बाद, युद्ध का मतलब यहाँ पे विश्व युद्ध से है, देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। यानी कि जो किसान और आदिवासी जो संघर्ष थे उनके अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी इस आंदोलन में सम्मिलित होने लगे। और अथवा वे सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। कौन सन्यासी बाबा, रामचंद्र बाबा जो थे वो किसानों का वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। किसके तौर पर काम कर चुके थे वो, गिरमिटिया। अब देखिए गिरमिटिया के बारे में पढ़ते हैं कि गिरमिटिया क्या होता है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोग काम करने के लिए फिजी, गायना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। यानी कि ब्रिटिश का गुलाम केवल भारत ही नहीं था, और भी बहुत सारे देश थे, उनमें फिजी, गायना, वेस्ट इंडीज़ ये सब भी शामिल हैं। तो यहाँ से मजदूरों को वहाँ पर काम करने के लिए ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें बाद में क्या कहने जाने लगा, गिरमिटिया। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था, और बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। उस एग्रीमेंट को मजदूर लोग जो थे वो क्या कहने लगे, गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। यानी कि उस एग्रीमेंट से नाम पड़ा गिरमिट, और फिर उस जो एग्रीमेंट का नाम गिरमिट पड़ा, और उसी गिरमिट से गिरमिटिया नाम हुआ, और अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। तो ये हमारा गिरमिटिया मजदूर है, यानी कि जो इन देशों में काम करते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। और उनका आंदोलन तुल्कदारों और जमींदारों के खिलाफ था, तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर, यानी कि अलग अलग तरीके के वो टैक्स वसूला करते थे, और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। किसानों को क्या करनी पड़ती थी, बेगार करनी पड़ती थी। आइए इस बेगार का मतलब भी समझ लेते हैं। बेगार क्या होता है, बिना किसी परिश्रम के काम करवाना। बेगार का मतलब क्या होता है, यानी कि वो बिना किसी परिश्रम के काम करवाते थे, और पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था। यानी कि उन्हें जो पट्टे की ज़मीन होती थी उससे वो बार बार हटा देते, कौन, जमींदार, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। यानी कि जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनका कोई अधिकार वहाँ पे स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, यानी कि जो उनसे जो कर वसूला जाता था उसको कम किया जाए, और बेगार ख़त्म हो, और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यानी कि उनका जो है समाज जो है अपनी तरफ से बहिष्कार करे और समाज उनका त्याग करे। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। यानी कि जमींदारों को जो नाई और धोबी, बाल काटने और जो कपड़े धोने की जो सुविधाएं देते थे उस पर भी बंद का फैसला ले लिया कई सारी पंचायतों ने। और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। अवध मतलब अयोध्या, दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की कि उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। बातचीत करके उनकी जो परेशानी थी उसको समझने का प्रयास किया। और अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। यानी कि उन्होंने कुछ दिनों में वहाँ पे क्या किया, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों के नेतृत्व में एक अवध किसान सभा का गठन किया गया। और महीने भर के भीतर इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। यानी कि जो उन्होंने संगठन बनाया वो इस पूरे इलाके में 300 से भी ज़्यादा है उस संगठन की शाखाएं हो गई। और अगले साल, यानी कि उससे अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1921 में। ये बात कब की हो रही है, 1920 की। तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने भी एक कोशिश की कि इसे भी मिला लिया जाए ताकि आंदोलन और बड़ा हो सके। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश
नहीं था, यानी कि कुछ ऐसे भी लोग उसमें थे जिसमें जिन्हें नेतृत्व का जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो उनसे खुश नहीं था। और 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, यानी कि जो व्यापारी और जमींदार थे उनके मकानों पर क्या होने लगे, हमले होने लगे। बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, अब क्या होगा, कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी, यानी कि अब किसी को सरकार को लगान नहीं देना और ज़मीन जो है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे, चाहे उन्होंने कुछ कहा हो या ना कहा हो, जो लेकिन उनका नाम लेकर सब किसान जो थे वो अपनी बातों को सही ठहरा रहे थे कि जो हमने कर दिया वो अब सही है, कोई गलती नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचारों का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, यानी कि महात्मा गांधी जी ने समझाने का प्रयास कुछ और किया लेकिन मतलब क्या निकाल लिया, कुछ और। अब वही काम आज भी होता है, गवर्नमेंट समझाने की कोशिश कुछ और करती है, जनता मतलब कुछ और निकालती है, काम कुछ और होते हैं, यही तो चला आ रहा है। तो आज़ादी से पहले में और अब में क्या बदला, देखो केवल ये जो विकास है ना ये केवल ऊपरी विकास है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, अंदरूनी विकास अभी तक नहीं कुछ ज़्यादा बदला। आज़ादी से पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उसी ढर्रे पे चल रही थी और आज भी वही है, उनका बेस वही है और वो आज भी चल रही है और आगे भी लोग अब उनको ऐसे चलाएंगे। समझने को तैयार नहीं होते हैं कि विकास होता क्या है। विकास केवल यही नहीं है कि आपका मकान ऊंचा बन गया, रोड अच्छे बन गए, रेल आ गई, हवाई जहाज बन गए। विकास होता है बुद्धि का विकास, आपके संस्कारों का विकास, ठीक है, विकास में वो भी शामिल किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अब अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। एक उग्र जो था वो गुरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी, यानी कि वो जो थी क्या इस तरीके जो गुरिल्ला आंदोलन में संघर्ष हुआ उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और अन्य वन, किसकी बात हो रही है अभी, अन्य वन क्षेत्रों की तरह यह भी अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े जंगलों में लोग दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कि अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, हमारे ही जंगल और हमें ही पाबंदी लगा रखी थी कि हम ही नहीं घुस सकते। बताओ कैसे कैसे काम करे उन लोगों ने। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, यानी कि अपने जानवरों को नहीं चराने ले सकते थे, और ना ही जलवान के लिए लकड़ी, यानी कि अपने खाना पकाने के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्से थे। भाई वो खाना किससे बनाएंगे, उस टाइम का गैस थी, जो उन्होंने वहाँ पे जाने से रोक लगा दिया। क्या उनके बाप की ज़मीन थी, फिर भी उन्होंने रोक लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा तो वो स्थापित थे, हमने ही तो उन्हें अपने सर पर चढ़ाया था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया फिर बाद में हमारे साथ में। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़क के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया, यानी कि उनको मजबूर कर दिया कि आपको तो भाई सड़क पे काम करना ही पड़ेगा, तो लोगों ने क्या कर दी, अब बगावत करनी शुरू कर दी उन्होंने उनके खिलाफ। और उसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम, कौन जी, अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। अब देख रहे हो आपके अंदर एक अंधविश्वास की हद होती है, उसमें भी आगे बढ़ गए। सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं और लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती है। बताओ क्या बात, कितनी अच्छी बात लेके आए कि गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती, क्या बात है। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। राजू जो थे वो महात्मा गांधी की गुणता के क्या गाते थे, गुण, महानता के उनके गुण गाते थे। और उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित हैं वो, असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। और उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। इस पर देखिए आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हर चीज़ जो आज़ादी में जो हुई उसमें असहयोग के जैसे आंदोलन जो थे, जो शांति प्रिय आंदोलन थे जिसमें हिंसा का प्रयोग, बल का प्रयोग नहीं था, अहिंसावादी आंदोलन थे, ये इन्होंने कितना बड़ा रोल निभाया। और अगर इसकी जगह पे हम बल का ज़्यादा प्रयोग करते तो वो कितना बड़ा रोल निभाता। बल का भी प्रयोग हुआ है, हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी सेना गठित की, उन्होंने भी उनके खिलाफ वो करा। तो इन दोनों की आप तुलना कीजिएगा और मुझे बताइएगा किसका जो वो है वो ज़्यादा हुआ, किसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव पड़ा अंग्रेज़ों के शासन को हिलाने में। गुडेम विद्रोह ने पुलिस थानों पर हमले किए,
ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। कौन सा युद्ध चलाते रहे? गुरिल्ला युद्ध। और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे, लेकिन उनको फांसी तो दे दी गई। देखो भाई कितने बड़े वो थे, वो शक्ति भी थी उनके पास में, उनको गोली भी नहीं मार सकती, लेकिन फांसी ने उनको मार दिया। तो इस तरीके के अंधविश्वासों ने भी जो है थोड़ा सा हमारे को पीछे धकेलने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो हम अब भी तरक्की नहीं कर पाते हैं ढंग से। तो लेकिन फिर भी उनको क्या था, 1924 में जो हुआ, फांसी दी गई और वो मर गए, लेकिन वो क्या हुआ, लोकनायक, यानी कि वो वहाँ के लोगों के बीच में एक पॉपुलर नेता बन चुके थे। देखिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और इससे आगे हम पढ़ेंगे बगानों में स्वराज। बगानों में स्वराज को हम इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने आपसे 2 चीज़ें बोली, आप उनको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि जो इनका यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय की, उनका एक सीधा सा सिंपल फॉर्मूला था, क्या, कि वो एक्ट बनाते थे और देशों में राज करने के लिए और उससे अपना काम करते थे, ठीक है। लेकिन हमने जो उस समय बहिष्कार किया, क्या हमने उस समय संस्थान स्थापित किए? नहीं किए। क्या हम अब जो है चाइना का बहिष्कार की बात करने लगते हैं, क्या हम अब उस प्रकार के संस्थान स्थापित कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ पे ज़रा सोच के बताइएगा कि इस क्षेत्र में हमने आज़ादी से पहले और आज़ादी के इतने सालों बाद में भी हमारे में क्या बदलाव आया। ये चीज़ आप मुझे ज़रूर वीडियो में बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगली क्लास को हम वही कल अब शाम को 8 बजे करेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो आती हैं रोज़ को हमारी 8 बजे जो हम हिस्ट्री करते हैं, वो बिना किसी देरी के सबसे पहले पहुंच सके आपके पास में और सबसे पहले आप उसे पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।